गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रह्मगुप्ता। हम सीएसआई नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स के। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22 टुडे। सो द क्वेश्चन इज गिवन ऑन योर स्क्रीन नाउ। अ ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑसिलेट्स हॉरिजॉन्टली। यानी कि ये जो मास है ये ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है between the block is mu. So which of the following trajectories best describe the motion of block in phase space x p x space? So first of all I want to tell you that जब भी एसएचएम हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्रीज आर बाउंड। यानी कि हमेशा क्लोज्ड लूप में होती है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमेशा क्लोज्ड। सो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर ये सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता तो उसके लिए जो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी थी वो बाउंड होती है, यानी कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। बट द कंडीशन हियर गिवन इज दैट कि इसके यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन जो कि एक डैम्पिंग फोर्स है। डैम्पिंग फोर्स है। डैम्पिंग फोर्स है यानी कि एनर्जी जो होगी वो टाइम के साथ में डिक्रीज करेगी। एज टाइम इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन 1 और 2 में से कोई सा एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। एंड वी कैन सी दैट which option should be correct is the option where the momentum should decrease after some time. Now what here given here is that फर्स्ट ऑप्शन में भी जो है वो मोमेंटम की जो इसकी जो डायरेक्शन दे रखी है वो टाइम के साथ में मोमेंटम बढ़ रहा है। सो दिस शुड बी रॉन्ग। बट इस वाले में टाइम के साथ में यानी कि धीरे धीरे मोमेंटम कम होता जा रहा है। सो दिस शुड बी राइट। सो योर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसको इंट्यूटिवली करने का तो यही तरीका है, आप इसको मैथमेटिकली लेग्रांजियन फाइंड आउट करके फिर डैम्पिंग फोर्स का एक्सप्रेशन भी उसमें ऐड करके dp by dx यानी हैमिल्टोनियन फाइंड करके भी कर सकते हैं, बट वो काफी लॉन्ग मेथड होगा। दिस इज अ इंट्यूटिव मेथड which is easy and time saving. Let's move to the next question. Question number 23. ये CS है दिसंबर 2019 में आया था। द जनरेटर ऑफ इनफाइनाइटेसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन Q बार इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन और P बार इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन P। इसके लिए आपको इनफाइनाइटेसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन पता होनी बहुत जरूरी है। सो इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन होती है डेल Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन del G by del P। नाउ यहाँ पे जो G होता है G इज जनरेटिंग फंक्शन। del Q होगा डिफरेंस ऑफ Qs। सो del Q होना चाहिए whatever the new Q is minus the old Q। सो अगर हम इस एक्सप्रेशन से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो दिस विल कम आउट टू बी Q इज इक्वल टू Q प्लस Q एप्सिलॉन Q is equal minus Q is equal to Q epsilon. So this should be equal to del Q. Now हमको del G की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमको जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू चाहिए। सो del Q is equal to Q epsilon नॉट, मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू एप्सिलॉन del G बाय del P। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। del G इज इक्वल टू Q del P
और g इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू पी, क्योंकि क्यू पी पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा. सो वी गेट जनरेटिंग फंक्शन एज क्यू पी. सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट. आपको आईसीटी यानी इनफाइनाइटेसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन याद रखनी है. डेल क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल जी बाय डेल पी, और एक कंडीशन और होती है, डेल पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस का डेल जी बाय डेल क्यू. अगर आप इससे भी यही फाइंड करेंगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. सो हियर वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 24, जहाँ पे हमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला एक हैमिल्टोनियन दे रखा है. द फंक्शन q1 एंड q2 इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन ओनली इफ लैम्डा इज. सो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. आप चाहे तो फर्स्ट मेथड में वन बाय वन डिस्कस करता हूँ. मेथड वन क्या हो सकता है कि जो भी ये है उसको लेट से वी एज्यूम दैट इट इज ए. मेथड वन होगा ए एच के साथ में कम्यूट करना चाहिए, यानी ए का एच के साथ ब्रैकेट पॉइजन ब्रैकेट जीरो होना चाहिए. बट अगर आप इस मेथड से जाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग मेथड. बट आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, इससे भी आपको लेमड़ा की वैल्यू मिल जाएगी. बट सेकंड मेथड इज फॉर एनीथिंग टू बी कांस्टेंट ऑफ मोशन, उसका टाइम डेरिवेटिव should be equal to zero. So if we put d by dt, a की वैल्यू है यहाँ पे q1 q2 प्लस लेमडा p1 p2. ना अगर हम फाइंड आउट करेंगे da by dt which is equal to q1 dot q2 plus q1 q2 dot plus lambda p1 dot p2 plus p1 p2 dot, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो. अब हमको Q1 डॉट और Q2 डॉट P1 डॉट और P2 डॉट की वैल्यू चाहिए. उसके लिए हमको हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने पड़ेंगे. सो हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? Q डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल पी. क्यू के इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल पी के. और सिमिलरली P डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच बाय डेल क्यू के. यहाँ पे एक माइनस साइन भी आता है. सो Q1 डॉट अगर हम निकालेंगे, सो ये हो जाएगा डेल एच बाय डेल P1 विच इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन का P1 के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू Q1. एंड सिमिलरली अगर हम Q2 डॉट निकालेंगे, सो हैमिल्टोनियन के Q2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू P2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी Q2 के लिए P2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू Q2. सिमिलरली P डॉट निकालेंगे तो P डॉट P1 डॉट शुड बी इक्वल टू डेल एच बाई डेल Q1. Q1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक तो टर्म आ जाएगी माइनस के साथ P1, और ये वाले टर्म में भी Q1 दे रखा है. सो वी हैव टू डू फॉर द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म एज वेल. सो ये आ जाएगा 2a Q1. नाउ सिमिलरली अगर हम P2 का निकालेंगे, सो P2 का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ऑफ P2 डॉट विच विल बिकम P2. अब इन सब टर्म्स को हमको इक्वेशन वन में रखना है. सो नाउ पुटिंग दिस ऑल, Q1 डॉट इज Q1 और Q2 प्लस Q2 डॉट इज माइनस ऑफ Q2. नेक्स्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज फॉर P1 डॉट एंड P2 डॉट प्लस लेमडा. P1 डॉट की वैल्यू दे रखी है, मैं बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करता हूँ, माइनस P1 2a Q1. This is a, yes. Let me write this again.
प्लस लेमड़ा P1 डॉट की जगह पे आ जाएगा माइनस P1 प्लस 2a Q1 मल्टीप्लाइड बाय P2 प्लस P1 P2 डॉट के जगह पे आ जाएगा सिर्फ P2. दिस शुड बी इक्वल टू 0. हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी. नाउ ये P1 P2 मल्टीप्लाई होंगे. सो लेट मी राइट दिस P1 P2 प्लस माइनस 2a Q1 P2 प्लस P1 P2 this should whole be equal to 0. So P1 P2 से P1 P2 कैंसिल हो जाएगा. लेमड़ा मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2a Q1 P2 should be equal to 0. यहाँ दे रखा है a is a positive constant और Q1 और P2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. For this equation to become 0, lambda must be equal to 0. So our answer is option A. This is a good question. Let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन केम इन आसाम. जो आसाम में स्पेसिफिकली एग्जाम हुआ था उसके CS आया दिसंबर 2019 में आया था. नाउ हियर द वैल्यू ऑफ Vx इज गिवन. इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल देन द रेशियो ऑफ न्यू टाइम पीरियड टू द ओल्ड टाइम पीरियड. ये वही एक फॉर्मूला है जो बहुत सारी जगह पे यूज होता है, विच इज टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू e⁻² माइनस n अपॉन 2n. नाउ हियर E is equal to K. जैसा ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम पिछली सेशन में डिस्कस कर चुके थे. E is equal to, आई एम सॉरी यहाँ K नहीं है, यहाँ Ga⁴. क्लासिकली दिस इज द आंसर. नाउ हमको न्यू यानी कि T प्राइम अपॉन T का रेशियो पूछ रखा है टाइम पीरियड्स का. सो दिस विल बिकम E प्राइम अपॉन E to the power 2 minus n upon 2n. E प्राइम की वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया है. सो E प्राइम की वैल्यू हो जाएगी G 2a की पावर 4 अपॉन G a to the power 4. इसका पूरे का हो जाएगा 2 माइनस n अपॉन 2n. G से G कैंसिल हो जाएगा. a to the power 4 से a to the power 4 कैंसिल हो जाएगा. So we are left with 2 to the power 4 multiplied by 2 minus n. n की वैल्यू भी 4 ही है. minus n upon 2 into 4. So we get 2 to the power 4 minus 2 upon 8, which gives us 2 to the power minus 8 upon 8. Cancelling we get 2 to the power minus 1, which is equal to 1 by 2. So option 1 is correct. यहाँ n की वैल्यू this particular is giving us the value of n. Now let's move to the next question. This question may seem hard but it is not. ये क्वेश्चन भी आसाम CSI दिसंबर 2019 में आया था. The mechanical momentum of a particle carrying a charge E in a magnetic field is denoted by this. ये पाई जो है this is equal to PEA और A हमारा del cross A is equal to B. This is how A and B are related. यानी कि ये वेक्टर पोटेंशियल है. एंड P is the momentum conjugated canonically conjugated to R. The Poisson bracket of XIPI is XIPI का Poisson bracket should be del ij यानी कि 1, बेसिकली 1. The Poisson bracket of this हमको क्या फाइंड आउट करना है. pi x pi y should be what. Now pi x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, so this becomes px minus eax bracket py minus eay.
नाउ अगर हम सारी टर्म्स को ओपन करेंगे, सो दिस बिकम पी एक्स पी वाई माइनस ई पी एक्स ए वाई माइनस ई ए एक्स पी वाई माइनस ई का स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए एक्स ए वाई। इसको ये पूरा किसके इक्वल होगा? सो पी एक्स पी वाई तो हम जानते हैं ये दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि पी एक्स और पी वाई आपस में कम्यूट कर जाएंगे क्लासिकली। और पी एक्स ए वाई और ए एक्स पी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ए एक्स ए वाई जो होगा वो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। नाउ अब यहाँ पे देखने पे लग सकता है कि ये x वाली टर्म है और ये y वाली टर्म है, तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड ये भी x वाली टर्म है और y वाली टर्म है, तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। सो इफ यू मेड दिस मिस्टेक देन यू विल गेट द आंसर एज जीरो, बट द आंसर जीरो इज नॉट करेक्ट। व्हाई? क्योंकि ए वाई जो होगा, ए वाई will be a function of a y will be function of x y and z। how? क्योंकि हमको एक डेफिनेशन इसीलिए दे रखी है, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू बी। सो अगर आप इसको ओपन करके देंगे, विच यू कैन ओपन ए एक्स ए वाई और फिर डेल के साथ में ऑपरेट करेंगे, सो बी एक्स बी वाई बी जेड ए एक्स ए वाई जेड का मिक्सचर आएगा। सो सिमिलरली ए एक्स जो होगा वो भी सिर्फ एक्स का फंक्शन ना होके एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन होगा। दैट्स वाई ये जो दोनों पोजिशन ब्रैकेट है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो इफ वी राइट दिस ऑल, दिस बिकम्स माइनस ई पी एक्स ए वाई। सो हम पी एक्स एक्स की वैल्यू तो जानते हैं, सो इफ वी डिफरेंशिएट ए वाई बाय एक्स देन ये प्रॉपर्टी से हम ये जानते हैं दिस बिकम पी एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस सिमिलरली अगर हम ए एक्स को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो अंदर बच जाएगा y पी वाई, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ई। ना अब हमको इसको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। सो हम जानते हैं पी एक्स एक्स की वैल्यू होती है माइनस वन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए वाई बाई डेल एक्स, और y पी वाई की वैल्यू होगी प्लस वन डेल ए बाय डेल वाई। ना अगर हम माइनस और ई अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो we get something like day minus x minus del ay by del x। Now this should be, this is equal to, actually this is equal to b of z। आप ये वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज फोर। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो मैं इसको ब्रीफली बता देता हूँ कि अगर आप डेल क्रॉस ए निकालेंगे, सो डेल क्रॉस ए विल बी इक्वल टू आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। सो यहाँ से आपको आई के कोरस्पॉन्डिंग बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी जेड के की वैल्यू भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, विच विल कम एज द फॉलोइंग। सो व्हाट यू गेट इज ए एक्स ए वाई बाय डेल एक्स माइनस ए वाई बाय डेल एक्स। सॉरी मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, ए एक्स बाय डेल वाई होगा यहाँ पे। इसको फिर से लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, दैट्स व्हाई ये गड़बड़ हो गई। माइनस डेल ए एक्स बाय डेल वाई, यहाँ पे भी एक्स आएगा ना, ए एक्स बाय डेल वाई। सो वी गेट आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 27 CSI जून 2020 में आया था। पोटेंशियल की सिर्फ फॉर्म दे रखी है, तो अब आपको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आप हैमिल्टोनियन में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन रख के वहां से फेज ट्रेजेक्टरी निकाल पाए, तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं नहीं कर पाएंगे। और ई की लाइन दे रखी है, हमको बस एक बेसिक कंसेप्ट याद करना है। बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट बस इतना है कि जहां v बढ़ेगा वहां p घटेगा, और जहां v घटेगा वहां p बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट है फॉर ई लाइन, फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन। जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी को कम होना पड़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी को कम होना पड़ेगा। हम सिर्फ पॉजिटिव वाई के लिए देखेंगे, क्योंकि बाकी उसके अलावा नेगेटिव वाई के लिए तो हम सिर्फ मिरर इमेज ले लेते हैं। सो मिरर इमेज वाला सही हो जाएगा, सबकी मिरर इमेज ले रखी, सो हमको सिर्फ पॉजिटिव वाई वाले टर्म से देखनी है, यानी कि पॉजिटिव पी वाले टर्म से। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेगेटिव एक्स के लिए पोटेंशियल लगातार कम हो रहा है। सो अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो पोटेंशियल कम हो रहा है तो मोमेंटम को या काइनेटिक एनर्जी को क्या होना होगा, बढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। बस बट यहाँ पे, यहाँ से इस एक्स की वैल्यू से लगा के एक्स इज इक्वल टू 0 तक यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। बट फोर्थ ऑप्शन में ऐसा नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू घट नहीं रही है, एक पर्टिकुलर एक्स ये बढ़ ही रही है लगातार, सो दिस मस्ट बी रॉन्ग। यहाँ पे भी घट रही है, यहाँ पे भी घट रही है, और यहाँ पे भी घट रही है। देन अगेन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है पॉजिटिव एक्स के लिए, फॉर ये पहले वाले डिक्रीज से ज्यादा डिक्रीज होती है। सो पहले वाले से बड़ा पीक आना चाहिए, यहाँ पे पीक है तो यहाँ ये बड़ा पीक है, ये ठीक है। यहाँ बड़ा पीक, यहाँ छोटा पीक हो गया तो ये गलत हो गया, यहाँ बराबर पीक है तो ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नाउ। अगेन ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल ऑसिलेटरी मोशन इन द पोटेंशियल डिस्क if time period t of its oscillation depends on total energy E as E, then again ये फॉर्मूला काफी बार रिपीट हो चुका है। T is proportional to e to the power 2 minus n upon 2n, which is proportional to e। n की वैल्यू v x हम जानते हैं k x की पावर n होता है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल a x n should be equal to 1। So 2 minus 1 upon 2 into 1, which is proportional to, so this becomes 1 by 2। our answer is 2। option 2 is correct। ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम बस यही है कि हमको बस ये बेसिक फॉर्मूला जो टाइम का है वो याद नहीं आता है, ये फॉर्मूला आपको याद कर ही लेना है। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसको निकालने का एक तरीका तो ये है कि लेग्रांजियन के कोरस्पोंडिंग पहले हैमिल्टोनियन निकालो, और हैमिल्टोनियन के कोरस्पोंडिंग फिर फेज ट्रेजेक्टरी यानी पी एक्स एक्स निकालो एच ई एम के थ्रू। एच ई एम से पहले पी डॉट निकालो, फिर एक्स डॉट निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करो। सो दिस इज अ हार्ड वे एंड टाइम कंज्यूमिंग वे। वी विल यूज अनदर वे जिसमें कि टाइम कम से कम लगे। फॉर दैट हमको वी एक्स और एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, वी एक्स और एक्स का ग्राफ। नाउ Vx का एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Vx, दिस शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ Vx। ए एक्स स्क्वायर और वी नॉट माइनस डेल एक्स, यानी कि ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आएगा, और डेल वी नॉट ई टू द पावर माइनस 10x का ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसा आएगा। नेगेटिव में आप देखेंगे दोनों ही बढ़ रहे हैं, सो नेगेटिव में दोनों बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव में दोनों ही बढ़ने चाहिए। बट एट द एट एक्स इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वाला ग्राफ तो 0 पे जा रहा है, बट सेकंड वाला ग्राफ उसके प्लस में है और वो वी नोट पे ही रह रहा है। सो बोथ ग्राफ शुड बी एट वी नोट। मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना बता रहा हूँ कि वी एक्स का ग्राफ एक्स के साथ में कैसे ड्रॉ करेंगे। नाउ फॉर पॉजिटिव एक्स
अगेन एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है, ई टू पावर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है, बट ई टू पावर माइनस 10x वाला ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बट 1 से छोटी वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ और छोटा हो जाएगा, और डेल ई 10x ये तो पहले से डिक्रीज ही कर रहा है, सो फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स 1 से छोटा होगा उसके लिए क्या होगा कि सिर्फ डिक्रीज करेगा। देन जब x से 1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस 10x को बहुत ज्यादा टर्म से डोमिनेट करेगा, क्योंकि x की पावर अगर 2 हो गई तो 1/e⁻20 विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर, और 2 की पावर 2 is 4 which is a large number compared to this, so this should increase, so vx का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा आना चाहिए, this should increase rapidly। अब हम इसके कोरस्पोंडिंग vx x के कोरस्पोंडिंग pxx का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, तो मैंने आपको बताया था जहां v बढ़ेगा वहां p क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है। सो फॉर एनी एनर्जी लाइन यू टेक बाय योरसेल्फ, अगर आप ये वाली एनर्जी लाइन लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर v अगर बढ़ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो p को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। सो p मस्ट बी लाइक दिस, और यहाँ से यहाँ तक v कम हो रहा है तो p को क्या होना पड़ेगा, इट शुड इंक्रीज लिटिल बिट, देन इट शुड, इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में क्या होना चाहिए, दिस शुड डिक्रीज, सो दिस शुड डिक्रीज 1 के बाद में, क्योंकि इसके बाद में अगेन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। सो दिस इज, और फिर हम इसकी मिरर इमेज ले लेंगे x एक्सिस के अबाउट, so we get something like this, so the correct option is option second option is correct, this one graph is correct। let's move to the next question now। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं आएगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 ये एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते हैं, पिछले सेशन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पी स्मॉल पी से लगा के कैपिटल पी तक, ये हुआ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ बिटवीन कॉन्जुगेट पेयर दिस द कांस्टेंट मस्ट सेटिस्फाई, तो अगर इसको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसको इसकी वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, यानी कि x और p के पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। सो इफ वी मेक दिस 1, तो हमारे पास हम x और p की वैल्यू रखते हैं एक बार के लिए, तो x और p की वैल्यू हो जाएगी अल्फा p अपॉन x और x स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 1। नाउ अगर हम इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म x के रिस्पेक्ट में होगी, सो ये हो जाएगी अल्फा p x स्क्वायर, और सेकंड टर्म p के रिस्पेक्ट में होगी, बट p वाली कोई भी टर्म नहीं, तो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस फर्स्ट टर्म p के रिस्पेक्ट में होगी तो ये हो जाएगी अल्फा बाई x, सेकंड टर्म x के रिस्पेक्ट में हो जाएगी 2 बीटा x, दिस शुड बी इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0 माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू 1, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अल्फा बीटा should be equal to 0, so the correct equation must be 1 plus 2 alpha beta should be equal to 0, which is your correct, which is your third option is correct। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आप इसी तरह CSI या नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं रेगुलर, तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।